है ना सर? ठीक, चलो द लिविंग वर्ल्ड, हाउ वंडरफुल। देखो जो पहला पैराग्राफ है ना, इसमें कुछ भी याद करने है, बस अपन उसको पढ़ के चलते, और जिसमें जो हार्ड वर्ड्स है उसका मीनिंग देख लेंगे। कुछ बोलने हैं? चलो, हाउ वंडरफुल इज द वर्ल्ड इज, यानी कितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, बोलते हैं ना वंडरफुल बोलते तो कितना हैरान कर देने वाला है ना। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, यानी इसमें जो जानदारों की जो किस्में हैं वो अमेजिंग है, यानी अलग अलग तरीके के जानदार रहते हैं, मछलियाँ, चरिन, परिन, सारी चीजें, है ना। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट बोले तो क्या हो? हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोले तो हम जो सोच भी नहीं सकते वैसे जगह, यानी फॉर एग्जाम्पल देखो जो स्प्रिंग्स रहते, हॉट स्प्रिंग, यानी 100 डिग्री से जितना उबलता पानी रहता है ना, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे भी जानदार एग्जिस्ट करते हैं। तो पानी उबलता पानी रहता है ना, उससे भी ज़्यादा गर्म पानी के अंदर भी जानदार है। लावा जो बोलते हैं ना, लावा, इवन आता है कि लावा के अंदर भी जानदार मौजूद है। अब उन्हें पत्थर के अंदर कीड़ा मौजूद रहता है, पानी में है, हवा में है, ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है वहाँ पर भी जानदार मौजूद है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, सारी चीज़ है ना, पूरी बनाई हुई। तो ऐसी ऐसी जगह जानदार मौजूद है जो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं। बी इट कोल्ड माउंटेन्स, अब देखो क्या क्या हो सकता है हैबिटेट, बहुत ही ठंडी जगह, ऐसा अंटार्कटिका, यानी जहाँ पर -डिग्री में चल जाता है टेम्परेचर, -45 हो, -35 इस तरीके से, वहाँ पर भी जानदार मौजूद है। बी इट अंटार्कटिका, वो अंटार्कटिका हो सकता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी पतझड़ वाले फॉरेस्ट। डेसिडुअस का मतलब अपने डेसिडुअस ट्री पढ़े थे, यानी ऐसे जो परमानेंट नहीं रहते, एक रहते एवरग्रीन, यानी हमेशा हरे रहने वाले, दूसरे डेसिडुअस। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट, हाँ, पतझड़ वाले जंगलात। ओशियंस यानी समंदर। फ्रेश वाटर लेक्स, हाँ, ताज़ा पानी के चश्मे, ठीक है, लेक्स, तालाब। डेजर्ट्स, रेगिस्तान। और हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग अभी जो मैंने बताया तुम्हारे कि भाई उबलता हुआ पानी समंदर में जो एकदम नीचे चले जाते, फॉर एग्जाम्पल समंदर है, तुम्हारा समंदर है, तो समंदर में जैसा जैसा नीचे जाते तो एकदम नीचे की जो सतह रहती है ना उसकी, क्योंकि देखो यहाँ पर कहते हैं जमीन में क्या रहता है, लावा रहता, जैसा जैसा अंदर जाएंगे तो जमीन क्या है, गरम गरम है ना। तो यहाँ की जो जगह है वो एकदम हॉट रहती है, और इतनी हॉट रहती है कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर रहता है। इतने गर्म पानी पर भी जानदार एग्जिस्ट करते हैं। अपन ने हाथ डाले तो हाथ तक कबाब बन जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो हॉट स्प्रिंग समझने के तुमको क्या बोलते हैं? आंसर टीम देखो, हॉट स्प्रिंग्स। उसके बाद में लिव एज स्पीचलेस, यानी बात ही नहीं कर सकते हम, ऐसी ऐसी जगह पे जिनको, यानी जो हमको क्या कर सकते, लिव, हमको ऐसा छोड़ देंगे कि हम बात भी नहीं कर सके, यानी इतने खतरनाक जो जगह पे वो रह रहे, उन्होंने क्या कर दिया, हमारे स्पीचलेस कर दिया, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहे, एकदम साकित कर दी। यानी इतनी बेहतरीन जगह, इतनी बेहतरीन कुदरत अल्लाह की, हर जगह जानदार मौजूद है, जो हम सोच भी नहीं सकते, जहाँ रहने का, जो काम का, उस जगह पे भी जानदार मौजूद है। तो इसलिए हम कैसे हो गए, स्पीचलेस हो गए, स्पीचलेस। तो जो लिव है स्पीचलेस है, किसके लिए बोला उसने, हमारे लिए, यानी हमको हैरान कौन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, यानी जो भागते हुए घोड़े रहते हैं ना, उनकी जो, अब सोचो तुम, इमेजिन करो घोड़े भाग रहे तो कितने बेहतरीन दिखेंगे, भागते हुए घोड़े कितने जबरदस्त दिखते हो, है ना। तो वो ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स, और माइग्रेट, उड़ते हुए बर्ड्स का, जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो बर्ड्स जाते हैं, हाँ, हिजरत करने वाले जो परिंदे रहते हैं, कितने बेहतरीन दिखते उड़ते हुए वो। द वैले ऑफ फ्लावर्स, ये पूरी फ्लावर्स की वैले बोले तो ऐसी खाई रहती है ना, उसको बोलते हैं वैले, ठीक है ना। तो ऐसी पूरी खाई के अंदर फ्लावर फ्लावर कितने बेहतरीन दिखेंगे, ठीक है। वैले ऑफ फ्लावर्स। और द अट्रैक्टिंग और द अटैकिंग शार्क, और वो शार्क का हमला, अटैकिंग शार्क स्टोक evokes awake and a deep sense of wonder। वो क्या करता है हमारे को, जो शार्क का हमला है वो एकदम को हैरान कर देता है, और डीप सेंस यानी बहुत ही गहरा एहसास देता है कि क्या बेहतरीन, हाँ, वंडर यानी हैरान कौन कर देता, यानी स्पीचलेस कर देता। लगा रही वीडियो आ रही क्लियर, चलो बढ़िया, ठीक है ना। यानी ये सारी चीजें अभी तमहीद बांध रहे हो। अब उन क्या पढ़ने वाले, एक्चुअल में बायोलॉजी अपनी चालू होती है यहाँ से, एक्चुअल में बायोलॉजी चालू होती है यहाँ से, लेकिन ये सबकों में कैसा, अगर तुमने सेल वगैरह नहीं पढ़े तो फिर समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए अपन सारी चीजें यहाँ से देखते हुए चलते। अभी पूरी तमहीद बांध रहा है कि इतनी बेहतरीन कुदरत है, इसमें अलग अलग तरीके के जानदार है, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, सारी चीजें बांध रहे है ना, ठीक है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन
among members of a population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply deflect on what indeed is life. यानी हम देखते कि भाई जैसे हम सब मिलकर, जैसे कुत्ता बिल्ली हम और उसके बाद में गाय भैंस सब मिलकर एक जैसे एक इकोलॉजी बने, एक पूरा एक शहर बनाते हैं, हाँ इकोसिस्टम बनाते हैं। अब मछलियाँ पानी के अंदर, मछलियाँ हैं, उसके बाद में मगरमच्छ है पानी के अंदर, और अलग अलग तरीके सांप रहते हैं, कीड़े मकोड़े, सब मिलकर एक पानी का इकोसिस्टम बनाते हैं। तो ये उसके बाद में अगर हम एक में देख लें, फॉर एग्जाम्पल इंसानों में देख लें तो अलग अलग तरीके के इंसान, हर इंसान अलग, फिर इंसानों के अंदर चले जाए तो हमारी खुद की बॉडी में अलग अलग तरीके के सेल है, ब्लड है, उसके बाद में हार्ट है, दिमाग है, सारी चीज़ें, और इवन यहाँ तक कि सेल में चले जाए तो सेल में भी इतनी वेराइटी है ना। तो इसमें से सवाल ये उठता है कि जानदार बोले तो किसको बोले? जैसे अपन बोलते हैं ना, अगर स्टैंड है, मोबाइल है, वो उनको अपन जानदार नहीं बोलते। तुम मैं और यहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? अपन जानदार बोलते हैं। तो वही बात कि जानदार किसको बोलते हैं? इसका जवाब तुमको मालूम है वैसा था ना। जानदार क्या बोलेंगे? बोलो किसको बोलेंगे? लिविंग बोले तो जो वो कर सकता है, किसी को रिस्पॉन्स कर सकता है। हाँ चलो, और एक कर सकता हो, और उसके अंदर कोई सेल है। हाँ सबसे मेन बात तो उसके अंदर सेल है तो वो लिविंग है। ठीक है, और कोई हरकत कर सकता, ठीक है, और सेल है, और कुछ हो सकता है ना? रिस्पॉन्ड करता है मतलब उसको कुछ भी करो। ठीक है, ये बात दोनों में सही। और एक आता और भी ये था वो बोलिए। चलो ठीक है, ठीक, उसको देखने वाले, उसी को देखने वाले हैं। ये चैप्टर अपने को यही बताता एक्चुअल में लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। सब एक्चुअल में अपने को यही समझाना चाह रहा है, व्हाट इज लिविंग, द लिविंग वर्ल्ड, जानदारों की दुनिया है ना, जानदारों की दुनिया। ठीक है, हाँ, व्हाट इंडीड बोले तो दर हकीकत। एक्चुअल में लिविंग क्या है ना, इंडीड बोले तो दर हकीकत है उसका मतलब, जरूरत भी होता है उसका मतलब, दर हकीकत भी होता है। अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग मीनिंग लेते हैं इंडीड का। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट, यानी इम्प्लिसिट बोले तो मतलब फहम, यानी इसकी जो क्वेश्चन है इसके दो मतलब निकल सकते हैं, दो तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। व्हाट इज लिविंग, जान जिंदगी क्या है, व्हाट इज लिविंग, जिंदगी क्या है। तुम दो तरीके से बोल सकते हो, जैसे एक बता सकते हो तुम फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट कि भाई नहीं, खुश रहना, इबादत करना, बंदगी करना, ये जिंदगी है ना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, सारे अच्छे काम करना, ये जिंदगी का मकसद है, ये जिंदगी। एक उसका मकसद बयान कर सकते हो। और एक कि भाई एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि भाई किस चीज़ को तुम जिंदगी बोलेंगे, किस चीज़ को नहीं बोलेंगे। तो हमको यहाँ पर कौन सा पढ़ना है? किस चीज को लिविंग बोले, किस चीज को नॉन लिविंग। यानी हमको बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करना है, फिलोसॉफी में नहीं जाना है ना। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस within it. The first is a technical one and seeks answer to what living as purpose to non-living. अपोज टू नॉन लिविंग है ना। एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, बोलता है कि भाई वो बताता है कि भाई लिविंग से नॉन लिविंग से लिविंग थिंग क्या डिफरेंट है। टेक्निकल एस्पेक्ट, भाई तुम बताओ कि भाई कौन सी चीज लिविंग, कौन सी चीज नॉन लिविंग। ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होगा अपने, है ना। हाँ, अपोज टू नॉन लिविंग। एंड द सेकंड इज फिलोसॉफिकल वन and seeks answer to what the purpose of life is. जिंदगी का मकसद के बारे में बताएंगे। तो अपन मकसद के बारे में पढ़ने वाले हैं नहीं, अपन क्या पढ़ने वाले हैं? जिंदगी है क्या कहते हैं। As scientists we shall not attempt answering the second question, we will try to reflect on what is living. यानी अभी से तुमको साइंटिस्ट बना दिया उसने, तुमने बायोलॉजी किताब हाथ में भी नहीं पकड़े, तुमको क्या बोल दिया उसने? एज साइंटिस्ट होते हुए, बराबर, साइंटिस्ट होते हुए क्या करने वाले हम? We shall not attempt answering. हाँ, हम वो फिलोसॉफी वाले का जवाब नहीं देने वाले। हम किस चीज का जवाब देने वाले? सेकंड, जो पहला जो क्वेश्चन था नहीं, सेकंड क्वेश्चन फिलोसॉफी वाला है। पहला क्वेश्चन क्या था कि टेक्निकल एस्पेक्ट बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग से अलग करती है। तो हम उसका जवाब देने वाले हैं, व्हाट इज लिविंग। अब देखो आगे क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लिविंग को डिफाइन करते हैं, हाँ, जिंदा रहने को, कौन सी चीज जिंदा, कौन सी चीज जिंदा नहीं, जब उसको हम डिफाइन करते हैं, जब उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम क्या करते हैं आमतौर पर, जो जिंदा और मुर्दा में जो बेजान चीज़ और जानदार चीज़ में जो फर्क है वो बोलते हैं, तो भी जानदार चीज़ हल नहीं सकती। सबसे पहले हमको वही दिखता है कि भाई जो बेजान चीज़ है जो हल नहीं सकती, जानदार चीज़ हल सकती है। अब वो ये बोलते हैं ना। और बोल सकते हैं कि भाई जैसे लकड़ा है, तो लकड़ा का भी ग्रोथ करेंगे कि धीरे धीरे लकड़ा, छोटा बच्चा लाए थे तुमने, एक सोफा लाए थे, छोटा सा बच्चा लाए थे, अब वो 10 साल का हो गया तुम्हारी उम्र के साथ में, सोफा भी बड़ा करके, ऐसा वहाँ के भी नहीं होगा, है ना। उसमें ग्रोथ नहीं होगी और उसको भूख नहीं लगेगी, है ना, उसको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें तुम बोल सकते हैं ना, कॉमन।
तो कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। डिस्टिंक्टिव बोले तो जो अलग अलग करने वाले, फर्क करने वाले कैरेक्टर्स को तुम देखते है ना। ये अभी जो मैंने बोला कि भाई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, तुम क्या बोलेंगे भाई ये चीज इसमें है, ये चीज नहीं है, तो ये उनमें फर्क हो गया। एग्जिस्टेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ जैसे ग्रोथ, जैसे रिप्रोडक्शन, जैसे एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, कि भाई इन्वायरमेंट को सेंस करना, जैसे लकड़ा है, जैसे तुम अब यहाँ पर चारों तरफ आग लगा दी जाए तो तुम क्या जैसे अभी बैठे वैसे उतने सुकून से बैठ सकते हैं। लेकिन अगर ये लकड़ा, ये मोबाइल, इनको रख देंगे तो इनको कोई फर्क पड़ने वाला है, आग लगे कुछ भी, इनको क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ेगा। तो ये तो उसने बोला सेंस इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को सेंस करना कि भाई हम जहाँ पर है वो चीज़ स्टेबल है, सुकून से है नहीं है, वो अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ है तो हम हलचल चालू कर देंगे। एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स come to our mind immediately as unique features of living organisms। तो एकदम हमारे माइंड में किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज के ऊपर जो एकदम आइडिया आता है कि नहीं यार ऐसा करना, आग लगी तो भागना है, ठंडी हवा लगी तो सुकून से वहीं बैठना है, नींद आई हमारे, है ना, और तेज रोशनी आई तो अपने आग का जो भी हम रिफ्लेक्ट देते, तो ये एक यूनिक फीचर होता है ना, एक अलग है, ये बेजान नहीं कर सकते। जो बेजान चीज़ है वो कर सकती है, ये चीज़ें नहीं करें। चलो, one can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list, है ना, शामिल कर। इमरजेंस बोले तो शामिल करने को बोलते हैं इमरजेंस, है ना। अब कोई क्या कर सकता है, अभी इसमें दूसरी चीज ऐड कर सकता है, किसी कोई ज़्यादा साइंटिस्ट जिसने पढ़ा लिखा है इसको मालूम, तो बोलेंगे अभी मेटाबॉलिज्म भी क्या है, मेटाबॉलिज्म भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, बोलेंगे हाँ कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में मेटाबॉलिज्म रहता है। तुम बोले मेटाबॉलिज्म क्या बोलते हैं, हाँ पाचन तंत्र, हाँ वो सही। मेटाबॉलिज्म में दो आते, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक, अंदर अपने अंदर सेल के अंदर होता है ना, मेटाबॉलिज्म अपनी बॉडी के अंदर होता है। हाँ सही है। कैटाबॉलिज्म बोले तो कोई एक बड़ा सा कोई एक समझ लो न्यूट्रिएंट है, उसका कट होना, वो होता ठीक है, चलो देखो इसकी सिंपल लिखना है। चलो तो कोई चीज जुड़ के मिलके बन रही। ठीक है, चलो वो सही, वो तुमने अंदर उसकी पूरा डिटेल बोल दी। अब देखो उसकी सिंपल लिखनी है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल reactions in our body। The sum total of all chemical reaction in our body, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, चाहे अब केमिकल रिएक्शन दो तरीके की हो सकती है, टूटना या जुड़ना। कोई चीज केमिकली टूट सकती है, कोई चीज केमिकली जुड़ सकती है, तो बस वो सारी चीजें क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म। ये उसकी एक्चुअल डिफरेंस है। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अपने बॉडी के बाहर रहे तो फिर उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों है, जैसे अब तुम चाय बना रहे हो, वो भी तो एक रिएक्शन है। चाय बनाना भी क्या सिंपल अपनी रिएक्शन है। तुमने लिए एसिड लाया बाहर से, बेस मिला, दोनों को मिला के नमक बना ले रहे हो, वो भी एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। पानी गर्म करे वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, बर्फ ठंडा हो रहा है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो बॉडी के अंदर लिविंग सिस्टम में होती है, तो उसको क्या बोलेंगे तुम, मेटाबॉलिज्म। यानी इसको भी अभी इसको भी डील करेंगे अच्छे से। और यानी बोलने का मकसद ये है कि अगर कोई पढ़ा लिखा है उसको मालूम है पहले, तो ये सारी चीज ऐड कर लेंगे। बोलेगा मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट, कि खुद से रेप्लिकेट करना। अब जैसे एक रहता है तुम्हारा वो है एग्जाम्पल, तुम बिस्किट बनाने की कंपनी, तो क्या करेंगे वहाँ पर वो भी रेप्लिकेट कर रही है, बिस्किट रेप्लिकेट कर रहे ना, 2-4 एक दूसरे को देखकर बन रहे, लेकिन उसको थोड़ी बोलेंगे खुद से रेप्लिकेट करना है। हम जैसे कर पा रहे ना, हाँ खुद से नहीं कर पा रहे ना। जैसे प्लांट है तो प्लांट खुद से एक प्लांट के 2 प्लांट बनाता है, 2 से 4 बनाता है। हम है तो हमारे क्या रहते 1 से 2, 2 से 3 बच्चे रहते हैं, उनके फिर बच्चे इस तरीके से चलते रहते हैं। तो हम क्या करें, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज। अब जैसे हम अगर सोए हुए थे, उठेंगे प्रॉपर तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे। प्लांट है तो सारी तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे कि कहाँ फ्रूट होना, कहाँ चीज होना, वो उसको खुद को समझते हैं सारी चीजें। हम अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करेंगे। इंटरेक्ट, हम क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ऐसा है कि भाई इंसान, तो इंसान अकेला बस एक बंद कमरे में रहता है, वो किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता। हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। हम जानवरों से भी मिलते हैं, प्लांट से भी फायदा उठाते हैं, एक दूसरे का भी साथ देते हैं, तो इंटरेक्शन। तो ये सारी चीज़ों को ऐड कर सकता है। अब ये सोफा इंटरेक्ट कर सकता है, तो सोफा उसको थर्डी लग रही, या फिर उसको उसके घर को जाना है, उसकी अम्मी की याद आ रही, मिलने को चलेगा, उसकी अम्मी यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। रोते बैठा के नहीं यार अब्बू ने छोड़ के चले गए, अब्बू ने खाना भी नहीं दिया, चॉकलेट भी ला के दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ना। वो क्यों करेंगे, वो इंटरेक्ट करते नहीं। तो इंटरेक्शन भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो तो ये सारी चीजें तो अभी जनरली, इसके अंदर कुछ भी याद करने का है, तुम बोलो कुछ भी याद करने का, तुम इसको रखते पड़ेंगे तो कोई फायदे की बात नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ तो तुमको पूरा
एक मरतबा पढ़ लिया अभी, इसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। तो मतलब इसको याद करने की नहीं है। बिल्कुल, यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, एक मरतबा पढ़ के देखना है तुमको। इसमें जो वर्ड्स दिए, जैसे अच्छे अच्छे वर्ड्स आए ना इसके अंदर, बहुत प्यारे प्यारे, जैसे अभी कुछ पूछा उसने इसमें? नहीं पूछता, वो तो फिक्स रहेगा ना। ये तो तुमको ये कॉन्फिडेंस रखना, ये भरोसा रखना है तुमको, क्योंकि यहाँ अब तुम जैसे अभी तुम पहली मरतबा पढ़े, अब मैंने कितने मरतबा पढ़ लिया, उसको 3 साल से वही चीज पढ़ते आ रहा ना चीजें। जैसे उसने पूछ लिया ऐसा कोई ऊपर से सवाल पूछे कि भाई इसमें से देखो कौन सी चीज लिविंग चीज ये चीज परफॉर्म कर, तुम आगे का पढ़ लेंगे ना तो तुमको एकदम कचरा लगेगी वो चीजें। तुम देखो एक चीज रहती तुमको जो मालूम है, अब उसमें पूछा भी अगर वो चीज इसमें से भी है तुम तो बोल पाएंगे ना उसको। वो ये थोड़ी बोलेगा कि बोलो कौन सी चीज खूबसूरत है, हॉर्स भाग रहे तो वो खूबसूरत है, ना तो पूछेंगे नहीं ना। एक चैप्टर का एक वेटेज रहता है, उसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वहीं से क्वेश्चन आना। अपने को अपनी मेहनत को एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से सारी मेहनत करना। देखो एक रहती मेहनत करना, बैल कैसा कसरत, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता, गधा करता, लेकिन उसकी मेहनत को कोई शायद खिलेगा नहीं। मेहनत करो लेकिन एकदम सही पॉइंट पर, सही पॉइंट। वैसे तुमने देखा नहीं, देखो जैसे अपन वो रहते ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, बिल्लूरी कांच बोलते हैं, और उसको वो बोलते हैं, तो वो देखे ना तुमने, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैग्नीफाइंग ग्लास। वो क्या करते, जैसे तुम रोशनी में रखते हो उसको, रोशनी में रखते तो इधर उधर रखेंगे ना तो कागज को जला नहीं सकते, लेकिन जैसे ही तुम उसको बराबर प्रॉपर तरीके से रखेंगे, यानी पूरी रोशनी जहाँ पर मरकूज होना वहां मरकूज होना चालू हो जाएगी, तो हाँ कागज को जला देंगे। तो ऐसे ही तुम्हारा काम, नहीं तुम अपनी पूरी ताकत एकदम सही डायरेक्शन में लगा देंगे ना तो नहीं तो फिर कसते रहो, चलते रहो। तो अपने को ये भी देखना है कि पढ़ना क्या है अपने को, ना मेहनत ज्यादा कहाँ पर करना है, कम कहाँ पे करना है। चलो हाँ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। अभी सारी चीजों को समझते हैं, बोलते ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सारे के सारे जानदार ग्रो करते हैं, सही बात है। अपन तो नहीं करते, 20 साल के बाद में ग्रो करते अपने अंदर की ग्रो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम हाँ चलो ठीक है, ग्रो तो अपन ग्रो तो कर लिए, लेकिन अपन हाँ वही ये बात है ना, ये अभी तो कर लिया ना। तो इसका मतलब सारे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं कि वैसा नहीं कि जो उसकी हाइट नहीं बढ़ी तो ग्रोथ नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना। उसमें कुछ ना कुछ तो ग्रोथ हो रही होगी ना उसके अंदर, मेंटली ग्रोथ हो रही है, फिजिकली हो रही है, सेल बढ़ रहा है, सेल कट रहे तो वापस आ रहे हैं ना, तो अलग चीज हो रही है। तो सारे के सारे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, जो भी जानदार रहेगा वो ग्रोथ करेगा। ग्रोथ बोले तो देखो अब आगे आई रहा हूँ चीज, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। नहीं ग्रोथ तुम दो तरीके से बोल सकते हो, ग्रोथ दो चीजों में रहेगी, एक तो इंक्रीज इन मास, दूसरी चीज क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। एक तो नंबर बढ़ रहा है, फिर वो खुद ही चीज बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोल सकते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल्स। तो या तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल, ठीक है, ये सेल अपना साइज इंक्रीज करके इतना हो गया, इसको भी ग्रोथ बोलेगी, इसको ग्रोथ बोलेगी, इसका मास बढ़ा है ना। जैसे हम जैसे पहले अभी फॉर एग्जांपल दुबले पतले थे, बाद में मोटे हो गए, इसका मतलब क्या, हमारा मास बढ़ गया, हाइट नहीं बढ़ी लेकिन मास तो बढ़ा, तो क्या हुई ग्रोथ। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, क्या, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या, देखो फॉर एग्जांपल तुमने वो चीज ही बढ़ रही है। हाँ देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक बैटरी प्लेट लिया, यानी जिसमें रिएक्शन करते हैं, जिसके अंदर स्टडी करते हैं ना, उसको बैटरी प्लेट बोलते हैं। देखना यूट्यूब इसके ऊपर गूगल पे डाल के, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सारी चीजें, ग्लूकोज जो खाने की चीजें डाल देते हैं, उसके बाद में थोड़े से बैक्टीरिया डालते हैं, क्या करते हैं, थोड़े से बैक्टीरिया डालते हैं, ठीक है, इतने से बैक्टीरिया। अब कुछ देर के बाद में देखेंगे तुम, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद में, तो बैक्टीरिया ने क्या करें, अपना साइज नहीं बढ़ाया, अपना नंबर बढ़ाया, उनकी जो वो है फैमिली वो इतनी बड़ी होगी, कॉलोनी रिप्रोड्यूस हो गया ना, टर्न पड़ जाएगा, सिंपल। तो एक देख यहाँ पर कितने चंद थे, अभी यहाँ पर बहुत सारे बन गए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्या मास नहीं बढ़ा, यहाँ पर क्या बढ़ गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। पहले इतने छोटे थे कि हमको दिखाई भी नहीं देते, अभी इतने ज्यादा हो जाएंगे कि हमको बाकायदा पूरी किसी कॉलोनी बनी हुई दिखी बैक्टीरिया। इसको क्या बोल सकते तुम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी खुद को बढ़ा लिया। जैसा देखो अपन अकेले तो अपना जो मास बढ़ा उसको भी ग्रोथ बोल सकते हैं, या फिर अपन ने रिप्रोड्यूस करके 2-3 बना लिया तो उसको क्या बोल सकते हैं, उनको भी अपन ग्रोथ बोल सकते हैं, ग्रोथ हुई है करके, है ना। अब देखो बैक्टीरिया के केस में इस तरह की ग्रोथ बहुत कम देखने मिलती है। अभी इसका तो मास देखते बढ़ेंगे, तुम बोलो इसका तो मास देखते बढ़ेंगे, इतना छोटा है, अभी मैंने ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट के अंदर 10-20 हज़ार बैक्टीरिया आ जाते होंगे, इतने छोटे रहते, हमको नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते। तो सोचो कि हम उसके अंदर अपन देखेंगे भाई उनका साइज कितना बड़ा, गिनेंगे अपन उनके केस में क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल को देखते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ गए तो अपन क्या बोलते हैं, उनकी ग्रोथ हो गई, बस सिंपल। मुझे इनकी केस में अपन साइज को कंपेयर नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं कि उनके अंदर साइज नहीं बढ़ती, उनमें भी साइज बढ़ती, लेकिन वो खुद ही इतने छोटे हैं कि तुमको दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर अब तुम उसमें साइज कितनी बड़ी कहाँ से चेक कर पाएंगे? कर पाएंगे चेक? नहीं कर पाएंगे। तो देखो ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो, इसको तुमको याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बनेगा ग्रोथ का, है ना? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब इसमें तुमको घुमाने के लिए कुछ भी बोल सकता हो, इंक्रीज इन मास के बदले इंक्रीज इन वॉल्यूम बोल दिए यहाँ पर, तो वॉल्यूम का बढ़ना ग्रोथ हो रहेगा अपना? नहीं, इंक्रीज इन मास वजन का बढ़ना, है ना? और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी पूरे पूरे इंडिविजुअल का बढ़ जाना, उसको क्या बोलेंगे हम? ग्रोथ। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। अब देखो जो बड़े बड़े हम कैसे ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर, है ना? तो हम हमारी ग्रोथ कैसी होंगी? हमारी कंडीशन में ग्रोथ किसको बोलेंगे? हमारा मास बढ़ने को बोलेंगे ना, हमारे नंबर बढ़ने को तो नहीं ग्रोथ बोलेंगे, क्योंकि अपनी कंडीशन के अंदर ग्रोथ को कंपेयर कर सकते हैं हम कि भाई पहले थे उससे कितने बड़े, उसको बोलते ग्रोथ। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। अब जो ग्रो करते हैं बोलते हैं वो किस तरीके से करते हैं? सेल का डिवीजन हुआ। जैसे तुम छोटे थे, तुम्हारी हाइट कम थी, अब हाइट बढ़ गई, तो उसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे सेल ही बड़े होंगे। ऐसा तो नहीं कि हवा भर गई और ऐसे लंबे हो गए फूल गए, नहीं, तो सेल बढ़े। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। हाँ देखो हमारी है, और नंबर हम छोटे थे, ठीक है, छोटे थे, 20 साल की उम्र में करीब करीब जितनी हमारी हाइट हो जाएगी उससे ऊपर बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। लेकिन प्लांट कैसा है? प्लांट क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्लांट है, अब जितने साल ये रहेगा, जब तक ये मरता नहीं तब तक कि इसकी ग्रोथ होती रहती है, ये नहीं लंबते रहेगा, लंबता भी रहेगा तो फैलता भी रहेगा, लंबता भी रहेगा और फैलता भी रहेगा। तुमने वो प्लांट देखा द जायंट क्या बोले बनियान ट्री देखना तुमने, कहाँ का? कहाँ पर है? नहीं, स्पेशल बर्गर प्लांट है, कहाँ पर है? लेकिन बंगाल के अंदर इतना बड़ा है, 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर फैले, एक ही झाड़, झाड़ कितना है? एक ही झाड़, कई सालों से, हाँ 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर फैले, अभी भी है वो, इतना बड़ा है कि उसके अकेले का जंगल बन गया पूरा। ओल्ड तो होंगे ना। तो यही चीज दिखाती है कि प्लांट कभी कंटिन्यूस अभी भी ग्रो कर ही रहा हो, यानी उसने फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट, अब उसने यहाँ से बढ़ते 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 एक प्लांट का पूरा जंगल बना लिया उसने, 1 किलोमीटर का जंगल, सोच रहे तुम कितना बड़ा एरिया हो रहा? एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट, एक तना एक ही नहीं उसको। अब उसने ग्रो करके करके, जैसे उसने वो बनियान ट्री में ऐसा रहता ना, उनकी डंगाली नीचे आ जाती रहती ना, फिर ये स्टेम बन गई, फिर यहाँ से ऐसा करके करके प्लांट एक ही था, प्लांट एक ही प्लांट की सारी ब्रांचेस है बस, तो उसने इतना बड़ा जंगल बना लिया। तो इसको आराम से, उसके लिए स्पेशल पूरा उन्होंने ग्राउंड से उसको करके कवर कर दी। अब उसको लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं भाई, और उसके अंदर जो अपने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड रहता है ना, उसके अंदर उसका नाम है ओल्डेस्ट ट्री करके, ये में है बंगाल। ऐसी चीज है। लेकिन उसका मेन जो उसका वो जो जड़ है, उसका मेन तना तो दिख क्या हाँ वो तो दिखते ही होंगे ना, वो दिखते ही होंगे, वो तो दिखते हैं, सबसे बड़ा रहता है। वो तो अब पूरी तरीके अपन आगे पढ़ने वाले, वो तो अब पूरी तरह से डेड होगा, नए नए बनते रहे। तो ये क्या एग्जांपल है? अभी एग्जांपल क्या दिया मैंने तुमको, ये याद रखने के लिए प्लांट के अंदर कभी ग्रोथ खत्म नहीं होती, कंटिन्यूअसली जितने साल वो रहेंगे उतने साल तक के ग्रोथ उनमें चालू है। लेकिन कोई ऐसा जानदार देखेगा, तुम इंसान को देखेगा ऐसा कि 2-3 किलोमीटर तक फैल गया वो और उसके छोटे छोटे बच्चे लेके घूम रहा, ऐसा देखे कोई? देखिए क्या? देखिएगा ऐसा नहीं देखे, क्योंकि हमारी कंडीशन में ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड है, या फिर वैसा बोले कि दूसरे तीसरे आसान पे चलेगा। प्लांट अगर समझ लो इतना आके भी अगर डेड होगा, मतलब उसने ये इतनी भी हाइट है उसकी, तो जितनी उसकी जिंदगी थी उतनी हाइट तक उसने कंटिन्यू ग्रोथ ही करा है। हाँ है नहीं, कोई भी प्लांट देखो, जरूरी नहीं उसकी हाइट ही बढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं। ग्रोथ बोले तो क्या होता है? सेल डिवीजन हो रहा है उसके अंदर। जैसे हमारी क्या होती है, हमारी कंडीशन में एक जगह आके ग्रोथ रुक जाती है, फिर हमारा ऑर्गन का सेल डिवीजन नहीं होता, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, फिर बंद हो जाता। अब सोचो तुम सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली चालू रहेगा, तो फिर तो हम जैसे 20 साल में इतने, तो फिर इतने एक रूम तो हमारे को अकेले को ही लग जाएगा फिर, है ना? सेल डिवीजन अगर हमारे मौत तक के सेल डिवीजन हुआ, हमारी कंडीशन में फिर क्या होता है? सेल डिवीजन एक ही वक्त, जब हमको कोई कट लगता, जख्म लगती, उसी वक्त सेल डिवीजन होता, हमेशा नहीं होता। लेकिन प्लांट की केस में ऐसा नहीं, उसकी भले ही हाइट नहीं बढ़ रही, लेकिन उसकी गर्द ऐसी बढ़ती रहती है, यानी जो डंगाली जो है ना उसकी, डंगाली ग्रो करेंगी, ऐसे करती रहेंगी उसकी ग्रो, फिर इसकी शाख फूटेंगी, फिर ऐसा चलते रहेंगे उसका। भले हाइट एक मरतबा जाकर रुक जाएंगे, लेकिन उसकी ऐसी आड़ी ग्रोथ चलते रहेंगी। आड़ी बोले तो उसके तने की नहीं, उसमें जो है ना नए नए पत्ते आते रहेंगे, नई डंगाली फॉर्म होते रहेंगे, उसको बोलेंगे उसकी ग्रोथ। बात समझ में आ रही है तुमको? सेल डिवीजन होता रहेगा, सेल डिवीजन होता है। सिंपल बोले तो प्लांट के अंदर जितने साल वो रहेगा उतने साल तक के उसका सेल डिवीजन रहता है।
उसकी वही एग्जाम्पल होगी ना, हर साल प्लांट को नए पत्ते झड़ जाते, इसका मतलब सेल डिवीजन चल रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि हर साल हमारे हाथ टूट रहे हैं, हाथ नहीं आ रहे, आँखें फूट जा रहे हैं, आँखें नहीं होता ऐसा। अपने में आँखें बन गए तो बन गए, है ना? होता क्या? क्यों इतना मोटा क्यों करके बैठ गया? कुछ है प्रॉब्लम है सेल डिवीजन में भी है ना, वो माइटोसिस कंटीन्यूअस होते रहता है ना प्लांट में। हाँ, जो उसके जो ऊपर के जो पार्ट है अपन ने उसमें देखे थे ना, कल मैं एक वीडियो में बताया था ना, मैं ऊपर का जो पार्ट, फॉर एग्जांपल ये प्लांट के ऊपर का पार्ट, हाँ, ये और ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं अपन मेरिस्टम, है ना? तो ये हमेशा ग्रो कर, इसलिए देखे तुमने नीम के झाड़ की किधर किधर वो निकल जाती जड़, लोग उसके ऊपर बैठते हैं, फिर वो ऐसा, अब वो झाड़ किधर रहता है, जड़ किधर चली जाती है उसकी। तो सोचो तुम वो बनियान ट्री की जड़ कितनी बड़ी है। अब ये पढ़ने अपन बोलने के लिए नहीं, तुम्हारा काम क्या है, अब ये नई चीज़ तुमको मालूम पड़ी, तुमको जाकर उसको बाकायदा खुद से देखना है, वो तुम्हारे को इंटरेस्ट पैदा करे। अब जब तक मैंने तो बोल दिया तुमको, अब तुम हाँ देखते हैं आगे, लेकिन हाँ ठीक है, चलो जल्दी से खत्म करे, चला वही देखने का बना है। चलो ठीक है, समझ में आइए। अब देखो, तो ये चीज याद रखेंगे कि प्लांट के केस में कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होते रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीम्स ओनली अप टू अ सर्टेन एज, लेकिन एनिमल के केस में ये सिर्फ एक एज तक रहेगा, एक एज तक सेल डिवीजन हुआ फिर रुक गया। तो मल्टी, अभी देखो अपने 3 पॉइंट पढ़े, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे उसके अंदर सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे उसके अंदर सेल डिवीजन, ग्रोथ बोले तो क्या बोले, ग्रोथ मास के बढ़ने को तो बोले, सेल ग्रोथ किस वजह से हुई, किस वजह से हुई, हाँ सेल डिवीजन की वजह से, सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, बराबर, कंटिन्यूअस हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। कंटिन्यूअस किस में होगा, थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी भर किस में होगा बोलो, प्लांट्स में, प्लांट्स। डिसकंटिन्यूअस एनिमल्स, बस बन गए। तुमको ये पॉइंट याद रखना है, अभी ये पढ़े हुए उसमें से इतने याद रखना है, देखेंगे अपन खाली मेरे को भेजूंगा तुम्हारे को, ठीक है। चलो नोट्स अच्छा लगा, बार बार एनसीईआरटी पढ़े ना, तो अभी जो पैटर्न आ रहा है ना जो नीट का, उसमें क्या कर रहे हो कि छोटी छोटी लाइनें डालते हैं, तो जितने मतलब तुम एनसीईआरटी पढ़ के रखेंगे, नोट्स एक मतलब तुम नोट्स पे चले गए तो नोट्स की आदत होगी, तो फिर वो फटाफट नोट्स पढ़ के निकाल देता है इंसान। लेकिन जो बारीक बारीक लाइनें रहती है ना, फिर वो स्किप होती है, तो जितने मतलब तुम एनसीईआरटी पढ़ेगे उतना तुम्हारा फायदा होता है। चलो हाँ बहुत बारीक से पढ़ना पड़ेगा इसको, नहीं इतने बहुत सारा क्वेश्चन आता है। मैं अभी चीज़ें इंटरेस्टिंग इसलिए इतने डीप में बता रहा हूँ, नहीं तो क्या है 1 घंटे का भी सबक नहीं है, एक भी घंटे का सबक नहीं है, और जिसमें जो चीज़ आती है वो फिक्स है, 4-5 ही पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपन चीज़ें इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, इसलिए अपन सारी चीज़ों को डील करते हो। चल रहे चलो देखो, हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, वही बात जो मैंने बोला तुमको, एनिमल में एक जगह पे जाके सेल रुक जाएंगी, ग्रोथ रुक जाएंगी, लेकिन कुछ टिश्यूज के अंदर सेल डिवीजन होते रहेंगे। भाई कुछ मर गए हो गए, तो जैसे गट के टिश्यू अपने खाना खा रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज खा लिए, बहुत ज़्यादा एसिडिक खा लिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लिए, टिश्यू सेल मर गए, तो सेल डबल बन जाएंगे, समझ पा रहे बात। लेकिन उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे, वो ग्रोथ करा नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ, लेकिन ग्रोथ, वो सेल डिवीजन ग्रोथ नहीं करा, तो ग्रोथ में एक एज तक, ग्रोथ सिर्फ एक एज तक वहाँ पर रुक गई, फिर जरूरत पड़ रही तो सेल डिवीजन हो रहा। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट में जरूरत हो ना हो वो कंटिन्यूस। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cell. Unicellular organisms grow by cell division. यही बात है, देखो हमने कैसा ग्रोथ करे, अरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, ठीक है। हाँ देखो अपन ने देखे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सेल डिवीजन के जरिए ग्रोथ करते हैं वो दो तरीके की देखे, सेल डिवीजन के जरिए जो ग्रोथ करते हैं वो दो तरीके की देखे, एक तो देखे अपन ने कंटिन्यूअस, एक नॉन कंटिन्यूअस। अब ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते वो मास के जरिए भी ग्रोथ कर सकते हैं ना, जैसे उनका सेल का साइज इंक्रीज हुआ तो ऐसी भी ग्रोथ दिखा सकते हैं ना, ये भी ग्रोथ होंगी ना। तो मल्टीसेलुलर में ग्रोथ के दो तरीके, मल्टीसेलुलर में ग्रोथ के दो तरीके, एक इंक्रीज इन मास भी उसके अंदर है और एक सेल डिवीजन के जरिए भी ग्रोथ कर सकता है, यानी उसका सेल का मास भी बढ़ सकता है और सेल डिवीजन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, वो सिर्फ सेल डिवीजन से ही ग्रोथ करते हैं। अब यूनिसेलुलर ग्रोथ तो बैक्टीरिया में, अब इतना छोटा सेल है, सोचो तुम इतना छोटा सेल है, इसमें कहाँ कंपेयर करते बढ़ेंगे तुम कभी, देखो ये और ये है, फॉर एग्जांपल ये था ये बना, अब तुम इसको कंपेयर करेंगे ग्रोथ भी करेंगे इसके अंदर, इतने छोटे रहते हैं नेगेटिव में दिखते भी नहीं, तुम बोलेंगे इसमें मास बड़ा हुआ करके उसका नहीं, तुम बोलते कि भाई ये सेल डिवीजन के जरिए अपनी ग्रोथ दिखाते हैं, सिंपल। हाँ बिल्कुल, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर रहता है, अमीबा प्रोटोजोआ, तो सारे प्रोटोजोआ तो रहते हैं, सारे अभी इसके बाद में अपन वही सबक पढ़ेंगे भाई कौन क्या रहता है, कौन मल्टीसेलुलर, कौन सारे बैक्टीरिया, सारे प्रोटोजोआ, सारे यूनिसेलुलर, बिल्कुल सारे यूनिसेलुलर, एक सेक्शन
ठीक है, वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन द विट्रो। हाँ, इन विट्रो कल्चर बोले तो क्या, इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो कल्चर बोले तो विट्रो कल्चर, हाँ, यानी हमारी बॉडी के बाहर जो अपन रहते ना सिंथेटिक मीडिया, कल्चर पर तो वही चीज रहती है जिसमें हम कोई चीज को जिंदा रखते हैं, उसको बिल्कुल, खाने वाली हाँ, चीज रहती है। तो दो कल्चर रहते हैं, एक इन विवो कल्चर, यानी अंदर हमारी जो बॉडी की चीज रहती है वो रहती है, उसको बोलते हैं इन विवो, यानी कंडीशन सिमिलर टू आवर बॉडी। क्या बोलेंगे इन विवो को, क्या बोलेंगे वो, कंडीशन सिमिलर टू आवर बॉडी, यानी ऐसी कंडीशन में ग्रोथ करा रहे हैं जहां पर हमारे बॉडी की जैसी कंडीशन है। समझ पा रहे तुम, यानी हमारे बॉडी तो तुमको कोई सेल को ग्रोथ कराने का, हमारी बॉडी के सेल को दिमाग बनाने का, फॉर एग्जांपल तुमको आर्टिफिशियल मीडियम में दिमाग को बनाने का, तुम क्या करेंगे, सारी चीजें जैसी प्रोवाइड करेंगे जैसे हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे टेम्परेचर, पीएच, है ना, ये जो कंटेंट है यहाँ पर जो फ्लूइड का जो चीजें होना, वो ऐसी देंगे जैसे हमारी बॉडी के अंदर रहती है, तब जाकर ये बन पाएंगे हमारी बॉडी का। और एक रहता इन विट्रो, विट्रो बोले तो क्या, आम कोई भी बाहर की कंडीशन, हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है, तो कोई भी कंडीशन में उनको ग्रो करा वो हो जाएगा ग्रो। समझ पाए इन विट्रो इन विवो का। तो इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो तुम क्या कर सकते हो, यूनिसेलुलर में ग्रोथ देख सकते हो बोलते अंदर आसानी से। इन विट्रो कल्चर के अंदर तुम जैसे देखेंगे, पहले पैटी प्लेट लिए, थोड़ा खाना डाले, थोड़े बैक्टीरिया डाले, कुछ देर के बाद में आके देखे तो बैक्टीरिया का नंबर बहुत सारा बढ़ जाएगा, उसको तुम ग्रोथ बोल देंगे। बिल्कुल। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये लाइन, ऐसे लाइन इसमें से पूछ सकता है क्वेश्चन, इसको समझना। देखो क्या बोला, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, किसकी बात कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ हायर मतलब जो हायर एनिमल है, जैसे अपन हो गए, जैसे हायर अपन प्लांट्स हो गए, ये बड़े-बड़े प्लांट्स, बड़े कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले। हां देखो उनमें क्या बोला, सुनना एक मिनट। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी उनके लिए ग्रोथ और उनके लिए रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब देखो तुम ये नहीं बोल सकते, ये तो अक्सरियत है ना, क्या मेजॉरिटी में तो ज्यादा, हां मेजॉरिटी में तो ज्यादा था। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल हमारे इसमें सेल डिवीजन बोले तो क्या बोल सकते हैं, जैसे हमको जख्म लग गई, जख्म लगने के बाद जख्म भर गए, हम क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन हो गया। लेकिन क्या इसको अपन बोलेंगे रिप्रोडक्शन, क्या करेंगे, हमारे सेल के बच्चे बन गए ऐसा बोलेंगे उसको, हमारे सेल ने बच्चे दे दिया ऐसा बोलते हैं, कभी नहीं बोलते, सेल डिवीजन बोलते हैं ना। तो रिप्रोडक्शन हमारे केस में अलग है, रिप्रोडक्शन पूरी एक प्रोसेस ही हम अलग है, और सेल डिवीजन प्रोसेस अलग है। रिप्रोडक्शन का बोलते हैं, कभी दो इंसान थे, दो इंसानों ने एक तीसरा इंसान जन्म दिया, इसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे, है ना। हमारे केस में रिप्रोडक्शन। प्लांट था जैसे रोज है, तो रोज ने क्या करा, तुमने डंगाली काट के लगा दी, तो एक झाड़ से दो झाड़ बन गए, इसको रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें कोई क्लियर नहीं। तो जो बड़े बड़े जानवर रहते हैं, जैसे बड़े बड़े प्लांट और बड़े बड़े एनिमल, अब जैसे एक क्या बोलते हैं, तो मुझे आपने कभी मार लग गई, हाँ हाँ, तो लेकिन वो प्लाज्मा क्लॉटिंग वो तो चलती नहीं, तो फिर सेल डिवीजन का क्या आता हूँ, मार जख्म भरने के बाद में वो तो खून रुकाने के लिए चल रही ना, अंदर से तो धीरे धीरे सेल डिवाइड करके वापस लाते हैं ना टिश्यू को एज इट इज। तो क्लॉटिंग की बात होती है, हाँ क्लॉटिंग की वो तो टेम्पररी प्रोसेस है, क्लॉटिंग थोड़ी देर रुक गया खून, फिर अंदर से सेल डिवीजन चालू हो उसका, समझे बात। तो देखो अभी मैंने क्या बात करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझना। हायर प्लांट में, हायर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव यानी खास है, इसके लिए रिप्रोडक्शन बोलते हैं खास इवेंट। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, खास कि वो मेरे लिए एक्सक्लूसिव, वो मेरे लिए एकदम खास है। हाँ, इन दोनों भी खास इवेंट है। ग्रोथ अलग चीज को बोलेंगे तुम, जैसे हमारी ग्रोथ हो रही, हमारी साइज बढ़ रही है, हमारी हाइट बढ़ रही है, तो इसको ग्रोथ बोलेंगे ना। दुबला था मोटा हो गया, छोटा था बड़ा हो गया, इसको ग्रोथ बोलेंगे हमारी केस में। रिप्रोडक्शन क्या बोलेंगे, एक से दो हो जाने को रिप्रोडक्शन, पेरेंट से प्रोजेनी का बनना, हाँ पेरेंट से प्रोजेनी का बनने को रिप्रोडक्शन बोलेंगे। एक झाड़ था, एक झाड़ से दो झाड़ बन गए, इसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे, है ना। तो हायर प्लांट में, एनिमल में एक्सक्लूसिव इवेंट है, खास है, दोनों भी अलग अलग है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, one must remember that increase in body mass is considered as growth। ये भी याद रखो बोलता, अब वो ऊपर छोड़ दिया था उसने, बराबर एक्सप्लेन नहीं करा, तो यहाँ पर लाइन को डाल दिया उसने। जबकि क्या देखो, अभी मैंने क्या बताया था, मल्टी सेलुलर में ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है, सेल डिवीजन से और मास में इंक्रीज करने से, ठीक है। सेल डिवीजन से दो तरीके से, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्लांट में, डिसकंटिन्यूअस एनिमल में। मास बढ़ने को भी अपन मल्टी सेलुलर का प्रॉपर्टी बोलते हैं, और यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ बोला मैंने सेल डिवीजन के जरिए से, सिंपल, है ना। अब ये जो लाइन छूट गई थी वो मैं यहाँ पर बोल रहा है कि भाई देखो ये याद रखो, हाँ कि मास का बढ़ना भी क्या है, वन मस्ट रिमेंबर दैट। हाँ यूनिसेलुलर ग्रोथ ऐसा हो सकती है कि वो इंडिविजुअल, हाँ नंबर पढ़ रहे हैं उनके पास, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ बोल सकते हैं। मल्टीसेलुलर में मास बढ़ रहा है और एक सेल डिवीजन हुआ है, प्लांट और डिसकंटिन्यूअस, प्लांट कंटीन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस एनिमल, ठीक है, समझ में आ रही तुमको। देखो अब जो कितनी आसान चीज है, अब इसके लिए तुमको दो मरतबा, अब देखो इतना समझ में आ गया, तुम्हारा काम एक ही बचता, लेक्चर याद कर लेना चीज़ों को। अब तुम इसके लिए और अलग से लेक्चर देखते पड़े, सर भी क्या बोलने वाले वही बोलने वाले,
और हर चीजें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते, तो फिर तुम्हारी लेक्चर देखेंगे नहीं? नहीं, अब तुमको समझ में आ गया तो लेक्चर नहीं देखना। हाँ, जब तुमको समझ में नहीं आ रही, जैसे कोई लाइन में दिक्कत है या फिर कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मैंने बता दो, तो फिर तुम उसका जाके स्पेशली मैं लेक्चर बोल दूंगा, फिर तुम लेक्चर दे देना। ओके, ओवरऑल क्या करना है, अपने को याद करना है। फिर तुमको यहाँ या कहाँ कहीं पर भी समझ में आ रही है, उसकी मीनिंग डाल के देख लो, बहुत सारे नवी नवी इंग्लिश है। हाँ तो हाँ वो चीज़ देखना, उसको वो एनसीईआरटी में अपनी लिखना था, वो सारा मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरे हार्ड वर्ड यहाँ पर उर्दू में लिखे हुए, तो तुम्हारा भी वो काम है कि तुमने क्या करना है, जो भी मीनिंग आ रहा है उसको अपना उर्दू में लिख के रखना है एनसीईआरटी के अंदर। पेंसिल से लिखना, पेन से मत लिखना, पेन से खराब नहीं करनी है एनसीईआरटी, पेंसिल से लिखना, वही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो ये भी याद रखो, बोलता है कि बॉडी मास में बढ़ना, वजन बढ़ना भी ग्रोथ कहलाता है। जैसे तुम दुबले से मोटे हो गए और तुम बोल रहे मेरी ग्रोथ तो कुछ भी बात आ गई, मेरी हाइट बढ़ी, क्या ग्रोथ कुछ भी बोल रहे हैं। अरे तुमने मास तो बढ़ा ली ना अपना, तो ग्रोथ ही हुई ना वो भी। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, अब देखो कितनी खास बात बोलो, जो बेजान चीज है वो भी ग्रोथ करती है। सोचो कैसी ग्रोथ करती है, बोलो। ट्रीटमेंट टू है, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ बढ़ सकता है, हाँ बोलो। बेजान चीजें भी ग्रोथ करती है, बोलो सोचो कैसा पढ़ते चली। बेजान चीजें भी ग्रोथ करती है, कैसा बताओ ना, कैसा? अच्छा, बेजान चीजें कैसे ग्रो करती है? हाँ वो वायरस बेजान है, वो ग्रो करता है नहीं, बॉडी के बाहर से भी ग्रोथ करेंगे। वायरस को छोड़ दो, जैसे सोफा हो गया, ये मोबाइल, ये ग्रोथ करते तो कैसा कर सकते हो? सोफे को अगर पानी देती है तो हाँ खुल जाता, तो चलो वो एक चीज बोल सकते हैं ना। और कुछ? और पत्थर है, पत्थर एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं। हाँ ठीक है जी, चलो अच्छा वहाँ तक तो चलेगा। सोफे का जो मसला है ना, वो देखो लकड़े का समझ लो। लकड़े में क्या होता है, पानी अंदर बढ़ता है, ठीक है, पानी अंदर बढ़ता है, बाहर वापस आएगा। तो इसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ की प्रॉपर्टी रहती है, वो रिवर्सिबल नहीं रहती, इरिवर्सिबल रहती है। यानी एक मरतबा हो गया, जैसे तुम एक मरतबा बड़े हो गए, वापस बच्चे बन सकते हैं। बेजान चीजें में तो पूरा पता नहीं है। बता शांत, वो उसके भी उसी के ऊपर आ रहे हैं ना अभी। तो जो लकड़ी के बारे में समझो, लकड़ी में क्या भरा, पानी भरा, बारिश आई, पानी भर गया, दरवाजा बंद नहीं हो रहा, बारिश चली गई, वापस पानी निकल गया, दरवाजा बंद हो गया। तो ये जो ग्रोथ नहीं हुई, ये क्या हुई, बस वॉल्यूम बढ़ाने, पानी कोई आ जाने की वजह से ऐसा हुआ उसका काम, है ना, सिंपल। तो इसको अपन ग्रोथ नहीं बोल सकते। इसका रीजन पानी आया तो खुल गया, बस गया तो चले, हाँ इसलिए इसको अपन ग्रोथ नहीं बोलते, है ना। क्योंकि अपन ये जो है बेजान चीज वाले को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें अंदर पानी भर के इसका अंदर से मास बढ़ा ना, अंदर से ऐसी ग्रोथ हो रही है ना उसमें, इसलिए। ठीक है, तो अपन इसका देख लिए, चीजें दिमाग में देख लिए, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो लकड़ी का समझ में आएगा कैसा, कैसे पानी भर जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, तो ग्रोथ इरिवर्सिबल रहेगी। जैसे अपन बड़े हो गए एक मतलब, छोटे हो गए नहीं हो, बचपन में जा सकते हैं अपन, रिटर्न नहीं जा सकते। जो बूढ़ा हो गया वो जवानी में जा सकता है कि नहीं जा सकता है ना। तो ग्रोथ जो है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसने क्या बोल दिया कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज सर्टेन क्राइटेरिया, मास एज क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। अगर हम बॉडी मास को ही देख ले कि वजन बढ़ गया तो ग्रोथ होगी। तो फॉर एग्जांपल सोफा है, सोफे को एक खंडर घर में ले जाकर रख दो, धीरे दरवाजे खिड़की खोल दो, धीरे धीरे धूल आते रहेंगे, उसके ऊपर जमते रहेंगे। अब सोफा जो 1 किलो का लेकर तुमने 10 किलो का लेकर थे, वो 12 किलो का हो सकता है तुम्हारे, धूल जम गई ना उसके ऊपर। रेगिस्तान में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा जहाँ पहाड़ है, पहाड़ पे क्या हुआ, धीरे धीरे धूल आगे जमते चलेगी, इसका मास बढ़ गया, इसका भी तो मास बढ़ा ना। अगर तुम हाँ मास को अगर तुम ग्रोथ बोल देंगे तो फिर ऐसा तो बेजान चीजें भी ग्रोथ करती है। समझ पा रहे तुम बात? तो ये बात है। पत्थर भी मतलब पत्थर पे वो आती है, हाँ, तो बड़ा तो पत्थर बन जाता, बड़ा पत्थर बन जाता, 2-3 चिपक गए, पत्थर के ऊपर धूल आके बैठी वो बड़ा पत्थर बन गया, तो भी क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, है ना। तो नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक, अगर हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन, अगर हम इसी को ग्रोथ बोलते, क्राइटेरिया बोलते हैं, हाँ इसी को बोलते कि भाई जब मास बढ़ा तो उसकी ग्रोथ बोलेंगे। तो वैसा तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या करते, ग्रोथ करते, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करते। माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो, कुछ बात है ना, ये सारी चीजें ग्रोथ करती है। हाउएवर माउंटेन्स, बोल्डर्स, हाँ, एंड सैंड माउंट्स व्हिच, वो पहाड़ और मिट्टी के पहाड़, ये सारी चीजें वो भी बोल रहा हूं, ग्रो। हाउएवर this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये कैसी है कि सरफेस के ऊपर चीजें जम रही है, सरफेस के ऊपर चीजें, अंदर से कुछ नहीं हो रहा, सरफेस से क्या हो रहा है, ऊपर चीजें जम रही है। तो इसलिए ये ऐसी ग्रोथ है, यानी ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। तो क्या बोले उसने, हाँ, accumulation of material on the surface in living organisms, growth is from inside, growth therefore cannot be taken as defining property। तो देखो इसमें क्या हुआ, बाहर से ग्रोथ हुई ना, ऊपर से चीजें जमी ना। तो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ रहती है
वो तो एक तो सिर्फ मास बढ़ता उनका, वो वाली ग्रोथ रहती है, क्योंकि हमने दो देखा ग्रोथ का, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और इंक्रीज इन मास, तो इनका सिर्फ मास वाली ग्रोथ होगी, है ना, इसलिए। और दूसरी चीज ग्रोथ होती भी तो ऊपर से चीजें जमती है इस पर, कभी ऐसा है कभी जो पहाड़ था, वो पहाड़ के अंदर जो पत्थर थे वो खुद ब खुद डबल हो गए, अपना मास बड़ा के फुल के मास बढ़ा, ऐसा होता है कि नहीं होता? पत्थर में सेल डिवीजन होता है कि नहीं होता ना? तो बाहर से चीज एक्सट्रिंसिक बोल सकते हो। देखो एक रहता इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, क्या रहता है एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव तो अंदर से नहीं सुनो एक सेकंड, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये तुमको घुमा सकता है ना। तो देखो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, अभी अपन ने देखा एक्सक्लूसिव का मतलब क्या बोला, मैं तुमको बोलो खास, अच्छा खास, और इंक्लूसिव का मतलब आम, क्या बोल सकते हैं उसको, आम, आम बोल सकते हैं ना, कॉमन इंक्लूसिव। एक रहता क्या एक्सटेंसिव, 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 एक होता है इंटेंसिव। इनका मतलब होता है अंदर, हाँ एक्सटेंसिव बोले तो बाहर से, और इंटेंसिव बोले तो अंदर से, अंदर से। एक्सक्लूसिव बोले तो खास है, इंक्लूसिव बोले तो इसको तुम्हें याद रखना चाहिए, तो इसको घुमा सकते हैं ना। तो बाहर से एक्सक्लूसिव खास तौर पर, वो मेरे एक्सक्लूसिव मेहमान है, वो मेरे खास मेहमान है ना। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन हायर प्लांट एंड एनिमल्स। रिप्रोडक्शन अलग और ग्रोथ अलग, किसमें, हायर एनिमल्स में। हायर एनिमल्स। और बोलो जो नॉन लिविंग है उनके अंदर ग्रोथ कैसी रहती है, एक्सट्रिंसिक, बाहर से, ऊपर से ग्रोथ। और लिविंग में ग्रोथ कैसी रहती है, अंदर से। हमारे ऊपर आके सेल चिपक रहे नहीं, हमारे अंदर से करके बिल्कुल, तो ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अपनी ग्रोथ भी हो रही, मतलब सेल डिवीजन ही हो रहा ना। हाँ अपना सेल डिवीजन, हाँ लेकिन अपना जो मास भी बढ़ता, जैसे फॉर एग्जांपल तुम मोटे हुए, अब सेल डिवीजन थोड़ी हुआ, मोटे हुए तो सेल का थोड़ा मास बढ़ा ना। तो तरबूज रहता है ना अपना, तरबूज का जो एक सेल रहता है ना, एक सेल उसका देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तुमको, यहाँ पर देखो तुमने बोले ना, देखो उस पर देखा दिख रहा है, मतलब तरबूज के मास पे दिखा देगा। तो भाई अगर अपने सेल डिवीजन हो रहा, तो उसको तो ग्रोथ बोलते हैं बोल, लेकिन सेल के अंदर जो मास बढ़ रहा है ना अपना, सेल का जो चीजें बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। आपको समझ में आएगा अपना ये ग्रोथ ही ग्रोथ, सेल के बढ़ने की, सेल की ग्रोथ की वजह से, सेल के डिवाइड होने की वजह से, दोनों भी अपने जो एक के साथ दोनों ग्रोथ होती है, लेकिन अपन उसको पढ़ते नंबर अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में दोनों ग्रोथ होती है अपने, सेल का मास भी बढ़ता, सेल के नंबर भी बढ़ता, नंबर ही होता है। जब यहाँ पर उसने दिया एक मतलब तुमको दिखा देता है, तुमको समझ में आएगा, तो आप उससे मतलब जाएंगे। तरबूज का सेल बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, जो ग्रोथ है ना वो बताया उसने। रंजन उसका एक सेकंड आ गया तुमको, अभी तो चलेगा तो देख ही लेते हैं उसके बारे में, तरबूज के बारे में। तरबूज हाँ बोलो, देखो ध्यान दे, पेज नंबर 241 का 241, वहाँ लाइन लिखी हुई, यू मे फाइंड इट अमेजिंग, तुमको एकदम अजीब लगे बोलते, to know that one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour। एक घंटे में 17,500 नए सेल बना ले रहा हो, एक से मेज का, यानी इसके अंदर सेल डिवीजन ग्रोथ हो रही है। इसमें ग्रोथ कौन सा फैक्टर है, सेल डिवीजन वाला। दूसरी लाइन देखो, whereas cell in the watermelon may increase in size by up to 3,50,000 times। कितने मतलब साइज बढ़ी उसकी, 3.5 लाख है। तो ये जो ग्रोथ हुई कौन सी, इंक्रीज इन मास। तरबूज खाते हैं अपन, वो ट्रक के अंदर तुमने देखा बड़ा तरबूज, इसका मतलब उसकी एक सेल की साइज कितनी बढ़ती। अब एक सेल जो रहता है उसका अनविजिबल रहता, दिखता भी नहीं, लेकिन उसकी जब फॉर एग्जांपल अगर उसकी 3.5 लाख गुना जब साइज बढ़ जाएगी तो कुछ इतना ही हो जाएगा, कम से कम इतना तो होगा कम से कम। अगर सेल इतना बड़ा एक सेल रहता है, तो तरबूज जब बन गया, क्या करेंगे वो तो बिल्कुल आसानी से, तरबूज जब बन गया, अब जो उसकी ग्रोथ हो रही है तो उसका मतलब उसका मास बढ़ रहा है, उसमें पानी भरते जा रहा है, आगे जो पानी है न्यूट्रिएंट है वो भरते जा रहा है। अब उसके सेल डिवाइड नहीं कर, एक मतलब बन गया, तरबूज बन गया, तो उसका जितना मास बढ़ सकता है उतना मास बढ़ेगा। जितनी अच्छी तुम वाटर कंडीशन प्रोवाइड करेगी उतना उसका मास बढ़ते जाएगा, उसकी साइज बढ़ती है। समझ में आ गया। अब दोनों एग्जाम्पल तुमको सामने दिया कि एक तो मेज के अंदर ये जो भुट्टा रहता है उसमें एक घंटे के अंदर 17,500 नए सेल सामने आए, उसको भी ग्रोथ ही बोलेंगे। और तरबूज की साइज कितनी बढ़ सकती है, 3,50,000 टाइम्स बढ़ सकती है। तो ये दोनों क्या, जो नॉर्मल जो सेल रहता है उससे
हाँ उससे 3.5 लाख टाइम मतलब उससे बढ़ ज्यादा सकती गुना तो गुना, ठीक है। का वो सेल है। हाँ देखो अब इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट लाइन आने तुम ये समझ गए सारी चीजें। जैसे नॉन लिविंग में एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है, अपने अंदर इंटेंसिव ग्रोथ होती है। इंक्रीज इन मास को भी ग्रोथ पकड़ते हैं, नंबर ऑफ सेल को डिवीजन को भी ग्रोथ पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोले इसमें, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसलिए तुम बोलो क्या मैं ऐसा मान लूं कि जिसमें ग्रोथ हो गई वो लिविंग, क्या मैं ऐसा मान लूं? क्योंकि वो नॉन लिविंग में तो हो रही ना करके, सीधी बात है ना। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिसमें ग्रोथ हो गई बस वो लिविंग, ऐसा बोल सकता नहीं बोल, क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग भी तो ग्रोथ कर रहे हैं ना, इसलिए मैं हाँ इसलिए ग्रोथ को अपन ऐसा डिफाइनिंग नहीं ले सकते क्या बोलते कि भाई नहीं जिसमें ग्रोथ हो गई वो लिविंग, जिसमें नहीं हुई वो लिविंग नहीं है, या फिर जिसमें भी ग्रोथ नहीं दिख रही उसको सबको अपन क्या बोलता हूँ नॉन लिविंग बोलता, ऐसा नहीं बोल सकते है ना। देखो सारे उसने अगर स्टेटमेंट दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, तो क्या सही है? सारे के सारे जानवर ग्रो करते हैं, सारे एक भी छोड़ के नहीं। बिल्कुल सही सही बिल्कुल तो ये स्टेटमेंट ये कंफ्यूज तुमको, हाँ ये तो उसने पहली बोला लाइन ही है ना, हाँ कि पहली आप लाइन ही है ना, वो organism ये याद grow। रखना है। और तुम ही कंफ्यूज हो गए, हाँ सब तो ही ग्रो करते हैं, ऐसा तो नहीं, सारे ग्रो करते हैं, लेकिन क्योंकि बेजान चीजें भी ग्रोथ करती है, उनके ऊपर से ग्रोथ होती है ना, इसलिए अपन ग्रोथ को डिफाइनिंग नहीं ले रहे। यानी ग्रोथ ऐसी कैरेक्टर नहीं है जो जानदार और बेजान को डिफाइन कर दे, क्या बोल दिया तुमने ग्रोथ हो गई, ग्रोथ डिफाइनिंग, इसमें ग्रोथ है उसको देख लो, जो ग्रोथ है वो लिविंग है, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ ये बोल सकते कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि जो भी ग्रो करता है वो लिविंग है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ बेजान चीजें भी तो ग्रो कर रही है ना, इसलिए। तो डिफाइनिंग का मतलब समझ में आया? देखो एक रहेगा डिफाइनिंग कैरेक्टर, एक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो ग्रोथ इज अ कैरेक्टर, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक, हाँ कंडीशंस, देखो उसने बोला आगे लाइन हुई है, growth therefore cannot be taken as defining property of living, conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system। ये कैरेक्टरिस्टिक है, एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी बोल सकते हो तुम, लेकिन डिफाइनिंग जो बोलते जो बताते हैं डिफाइन कर दे, जो डेफिनेशन देते लिविंग की, वो ऐसा है कि नहीं, एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की, एक खासियत है जानदारों की जो ग्रो करते हैं, क्योंकि सारे जानदार ग्रो करते हैं, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकती ये खासियत कि जो ग्रो करता है वो जानना है करके। समझ में आया तुमको पॉइंट? ठीक है, माइकोप्लाज्मा पीपीएल वो भी डिवाइड, वो भी ग्रोथ सब ग्रो करते, उनका नंबर पता ना सेल का, तो बस। तो देखो अपन यहाँ दो चीजें पढ़ने वाले, एक तो देखेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ठीक है। एक देखेंगे डिफाइनिंग, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो ग्रोथ बोलो, ग्रोथ को क्या में डालेंगे, तो इसमें उसमें कैरेक्टरिस्टिक में डालेंगे, डिफाइनिंग में डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक, तो ग्रोथ यहाँ पर आ गई, ठीक है। याद रखना तुमने, अब इसको अपन उसको बनाते चल जाएंगे, चार्ट बनाते चलेंगे, तो ग्रोथ में डाल दिया अपने, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है, नहीं गर्मी तो देखो ग्रोथ क्या में डालें, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, क्या डालें, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइन जो एकदम डेफिनेशन दे दे वो वाली प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ग्रोथ क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो आगे, एंड वी अंडरस्टैंड दैट इट ऑल लिविंग ऑफ लिविंग सिस्टम अ डेड ऑर्गेनिजम्स डज ग्रो डज नॉट ग्रो, ठीक है, बेजान चीजें ग्रो नहीं करती, सही बात है। तो ये पहाड़ बेजान नहीं है मतलब है? नहीं, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, बेजान नहीं बोलो, मरी हुई चीज, जानदार था मर गया, अब मरने के बाद में ग्रोथ करते क्या, इसका मतलब अपन उसको मरे हुए को जिंदा बोल सकते क्या, मरे हुए को लिविंग बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते, सही बात है ना। तो फिरौन की बात छोड़ दो, फिरौन इज एक्सेप्शन, फिरौन तभी भी ग्रो कर रहे थे, फिरौन एक्सेप्शन हो गया उसमें, फिरौन यानी उसके अंदर वैसी ग्रोथ नहीं हो रही, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिज्म उसकी ग्रोथ करते थे, थोड़ा बहुत मास बढ़ते रहता उसका, देखना उसके बारे में सर्च करना, ठीक है ना। तो वो एक एक्सेप्शन होगी, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे अपन, ये नॉर्मल बात कर रहे हैं कि जो मरी हुई चीज है वो ग्रोथ करती है नहीं करती, इसलिए अपन उसको मरा हुआ बोलते हैं ना। अगर वो ग्रोथ कर रही होती फिर अपन मरा हुआ मानते थे उसको, फिर इसको क्या मान रहे हैं ग्रोथ को, ये पहाड़ों को ही बोलो उनको देखो अपन ने सिंपल बोल दिया कि ग्रोथ जो है ना एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है, लिविंग सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है, जो भी जानदार रहेगा वो ग्रोथ करेगा बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि भाई कोई भी बेजान भी ग्रोथ नहीं करेगा करेगा, तो सारे जानदार ग्रोथ करेंगे, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात गलत है कि जो भी ग्रोथ करेंगे वो जानदार है। देखो सारे जानदार ग्रोथ करेंगे, सही है,
लेकिन जो भी ग्रोथ करेगा वो जानता रहेगा। सही है क्या? सही है कि ये नहीं, गलत है। गलत है? नहीं, ऐसा बोल सकते हो जितने पढ़ने वाले, देखो तुम ऐसा बोल सकते हो कि सारे नीट पढ़ने वाले पढ़ेंगे, जितने भी एग्जाम दे रहे जितने भी हो रहे वो सब पढ़ेंगे, लेकिन सबका सिलेक्शन होना जरूरी तो नहीं है ना। ये बात है, वही बात। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो लिविंग था वो डेड हो गया तो नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि उसको डेड बोल ही रहे इसलिए ग्रोथ नहीं करता ना। अपन ने क्या बोले कि सारे जानवर ग्रोथ करते, अगर वो जब भी ग्रोथ करता था अपने भी जानवर में रखना पड़ता था। अब वो ग्रोथ नहीं करा तो इसका मतलब वो बेजान ही, जो ग्रोथ नहीं करेगा वो तो बेजान है ही। लेकिन कुछ बेजान चीजें भी ग्रोथ करती है। जो ग्रोथ नहीं करा, सुनना मेरी बात, जो ग्रोथ नहीं कर रहा वो तो बेजान ही है, वो जानदार कभी नहीं। डेड बोले तो मरा होता है। अपन बेजान और जानदार की बात करें ना, जिंदा था मर गया तो वो बेजान हो गया, इसका मतलब अब मर गया तो बेजान हो गया, तो ग्रोथ नहीं होती ना उसके अंदर। कंफ्यूज हो गया तुम बहुत बुरा, समझ में नहीं आएगा। डेड नॉन लिविंग बोल सकते क्या? बिल्कुल, डेड नॉन लिविंग ही है। डेड को लिविंग बोल देंगे अपन, अब तुम मर गया तो बोलेंगे जानदार है, जिंदा है, ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते ना। डेड बोले तो गया, डेड बोले तो नॉन लिविंग। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से जैसा ग्रोथ है वैसे ही दूसरी जो प्रॉपर्टी है तुम उसको रिप्रोडक्शन बोलते। रिप्रोडक्शन भी क्या बोलता तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब क्यों उसके बारे में पढ़ते देखो, थोड़ा जल्दी पढ़ते हो ना। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, बच्चे बनाना। मल्टी सेलुलर में यानी हमारी केस में, प्लांट की केस में नए जो प्लांट बन रहे हैं, नए जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेनी है, पर पेरेंट प्लांट के ऊपर। हाँ, यानी बच्चे है, उसको क्या बोलेंगे अपन? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। सिंपल। मल्टी सेलुलर में फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, जो मोर बहुत ज्यादा या बहुत कम, थोड़े बहुत क्या रह सकते हो प्लांट बच्चे, या तो बच्चे पेरेंट्स से बहुत सेम रह सकते, बहुत एक जैसे रह सकते, तुम पहचान लेंगे भाई दो लोग खड़े हुए तो भाई इसका भी बेटा है करके ऐसा पहचान लेंगे। या फिर कभी कभी क्या रहता है डिफरेंट भी रह सकते, मोर और लेस सिमिलर, वो इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। चलो, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अभी हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, जो प्रोजेनी की जो बात कर रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना हम। सेक्सुअल में तो ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत वेरिएबल्स हाँ, आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो अलग अलग जेंडर आके जिसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल। तो इनवेरिएबली जिनमें दो पेरेंट हैं, हाँ दो पेरेंट्स हैं, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मींस आल्सो, ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल मींस से भी रिप्रोड्यूस करने। एक ही पेरेंट, फॉर एग्जांपल एक ही गुलाब का एक ही फूल, पेरेंट से तो बच्चे बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक ही गुलाब का फूल है। अब एक गुलाब का फूल तुमने यहाँ से कट करे उसको यहाँ जाके लगा दी, कुछ दिनों के बाद में वो भी अलग झाड़ बन गई। अब ये एक झाड़ पे तो दो बन गए, तो उसको इसका बच्चा बोल सकते हैं, इसी से बन के है ना, बोल सकते हैं। लेकिन क्या प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है? होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अपन यहाँ पे सेक्सुअल के एग्जांपल समझ रहे हैं ना, इसलिए वो एंथर फिलामेंट वो आएंगे ना सब, वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं, अपन उसका टेंशन मत लो। अभी एसेक्सुअल का काय को बोलते हो सब लोग, अभी तुम्हें एसेक्सुअल तो बोल दिया, समझ में नहीं आया। असेक्सुअल समझ में आया, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। आराम से 2 मिनट, अरे कितना पूरा तो ब्लर हो रहा है। देखो ठीक है, अपना खाता क्यों है, तो अपन यहाँ तक बोल देते कि इनवेरिएबली, अभी हम जो बात कर रहे हैं इसका मतलब तो प्रोजेनी वोरोजेनी जो है ना बच्चे, अब जैसे माँ बाप से सिमिलर रहेंगे तो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। असेक्सुअल में ऐसा कुछ रहेगा नहीं ना, ठीक है। वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली मींस आल्सो फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। अब फंगस क्या करती है, अभी देखो ये सारी चीजों को अपन अच्छे से और आगे पढ़ने ही वाले। जैसे फंगस बोले तो क्या होते हैं, फंगस वाले फंगस ब्रेड पर जो बैठती है, स्पोर्स आते हैं ना उसमें, स्पोर मशरूम, हाँ बिल्कुल, वो क्या करती है उसके अंदर छोटे छोटे वो पुतली रहेंगी, ठीक है, ऐसा पुतली रहेंगे, उसमें स्पोर्स रहेंगे। हाँ, स्पोर्स रिप्रोडक्टिव यूनिट्स रहती है ना, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, उसको वो बस्ट होता है तो उसको क्या बोलते हो, तो जिसमें रहते हैं वो स्पोर्स, उसको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। हाँ, स्पोरेंजियम बोलते हैं। देखो ये बस्ट होगा, ये फटेगा और यहाँ से स्पोर जाके गिरेगा यहाँ पर, तो ध्यान से जाके गिरेगा हमारे नए ब्रेड पे जाके गिरेगा और वहाँ पे दूसरे वो दूसरे फंगस निकल जाएंगे, फंगस बन जाएंगे। तो ये जो रिप्रोडक्शन है फंगस का, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये एक ही ऑर्गेनिज्म था, उसी का सेल था, ये एक सेल है फॉर एग्जांपल डिप्लॉइड सेल, इसी ने क्या करा डिवाइड करके बहुत सारे छोटे सेल बना दिया, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा, और फिर यही कहीं जाके गिर रहा है और इससे क्या कर रहा है नया वाला फंगस बन जा रहा है। तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन फंगस रिप्रोड्यूस, यानी फंगस इसी तरीके से भी रिप्रोडक्शन में तो कुछ में अपने जैसे कॉपीज बनाते रहे ना, कि भाई जैसे उनकी क्वांटिटी, जैसे अब अगर फॉर एग्जांपल कोई मान तो कोई एक जानता है, जैसे शेर रिप्रोड्यूस नहीं करता, या फिर कोई एक प्लांट है,
प्लांट अपने जैसे नए प्लांट और नहीं बना तो क्या होगा, प्लांट खत्म हो जाएंगे। प्लांट खत्म हो जाएंगे, अपने आप को खत्म कर देंगे। तो अपनी अपनी जो वो है एग्जिस्टेंस के लिए जो भी स्पीशीज है उनका रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअसली होता रहता ये है। देखने ये तैयार है कि अपनी खुद को जिंदा रखने के लिए वो हाँ। रिप्रोड्यूस करते हैं। अपने आप को जिंदा नहीं बरकरार रखने के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखो, अब फंगस ने क्या करे, फंगस ने क्या करा, एक सेल था उसके कई सारे सेल बना लिए, जहाँ के जहाँ गिरेगा वहाँ पर नया सेल बन जाएगा, उसके जैसे एक नया सेल और आ गया तो उसको क्या बोलते हैं अपने रिप्रोडक्शन। लेकिन ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, हाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेट भी इन्वॉल्व हुई है, इसमें दो पेरेंट भी नहीं है। हाँ दो पेरेंट भी नहीं है, नहीं गैमेट कुछ भी नहीं, सही। चल समझ में आ गई ये चीजें। लेकिन इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा आती है। नहीं इसमें क्या है, इसमें कोई वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा आती है। असेक्सुअल में तो रहती है। देखो जैसे तुमने गुलाब का यार इसमें कुछ भी नहीं आती। गुलाब का लिए उल्टा बोल तुमने, दिया मैंने। हाँ ये गुलाब का है तो भी ये भी ऐसा तो नहीं है प्लांट के मोगरे का बन जाएगा फिर ये अगर ये लाल फूले तो ये काला हो जाएगा, नहीं सेम बनेगा, एग्जैक्टली सेम बनेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दूसरी वाली में आती है। वो सेक्सुअल में आती है वेरिएबिलिटी। वो ज्यादा है। चलो fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores they reproduce in lower organisms like yeast and hydra। कौन कौन, ईस्ट में और हाइड्रा में। ईस्ट तो पुणे ईस्ट मालूम क्या बोलते हैं, ईस्ट मालूम है, इससे शराब बनाई जाती है, इससे ब्रेड बनाया जाता है। हाँ यूनिसेलुलर फंगस है भाई। ईस्ट एंड हाइड्रा, हाइड्रा इस तरीके का वो रहता है जानना। अरे हाँ हाइड्रा उसको रहते टेंटिकल्स है ना। हाँ इसको रहता है टेंटिकल हाइड्रा, इसको बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। हाँ ये रहता है अपना हाइड्रा, इसको पढ़ने वाले अपन आए तो इसके अंदर तो इन ईस्ट एंड हाइड्रा ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। अब इसमें क्या लिखी है, बडिंग लिखी है, इसका मतलब क्या मतलब यहाँ से एक छोटा सा वो निकलेगा, छोटा सा ये हाइड्रा थोड़ी सी बट पटी हाँ। उसको वही बड़ा होके वही उससे कट जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे ईस्ट का सेल है, ये ईस्ट का सेल है, ये सेल है ईस्ट का, यहाँ से क्या होगा छोटा सा बड निकलेगा, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, वो ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा ग्रोथ करेगा। देखो ये बड फूटा, ये बड है उसका बड, ठीक है बड धीरे धीरे ग्रोथ करके उसने ऐसा सेल बना लिया ऐसा। अब सेल बनाने के बाद में ऐसे कट जाएगा, बस ऐसे कट गया तो ये एक अलग बन गया, ये एक अलग बन गया, दो बन गए, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन री बोले तो रिप्रोड्यूस होना हाँ, दोबारा बनना, दोबारा री बोले तो दोबारा, प्रोडक्शन बोले तो बनाना, समझ में। तो अपने जैसा और एक बना लिया तो अपने जैसा रिप्रोड्यूस कर लिया। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन है। ठीक है, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस हो गया ना। तो कौन कौन ईस्ट और हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करती है, बडिंग के वजह से बोला उसने, ठीक है। अभी तुमको याद रखना है कि कौन कैसे रिप्रोड्यूस करता है, हाँ ईस्ट और हाइड्रा बडिंग बोला, फंगस को क्या बोला असेक्सुअल स्पोर्स के जरिए बोला। अब उसके बाद देखो वी ऑब्जर्व बडिंग इन प्लानेरिया, नहीं वी ऑब्जर्व बडिंग ये प्लानेरिया के अंदर नहीं बोल रहा हूँ, तो जो पढ़ रहा था ना वही तो बोल रहा हूँ, प्लानेरिया में बडिंग कहाँ से होगी, बडिंग ईस्ट और हाइड्रा में बोल रहा था। रीजनरेशन आता हाँ। है रीजनरेशन प्लानेरिया क्या है, फॉर एग्जांपल चैप्टर सा ऑर्गेनिज्म है, इस तरीके से चैप्टर सा ऑर्गेनिज्म है, ये चैप्टर सा ऑर्गेनिज्म है, जो आंखें दिखती है उसका अजीब से। हाँ ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म है इस तरीके से, हाँ ये ये ऐसा ऑर्गेनिज्म वो अलग है ना। उनकी मुंडी सबको अलग कर देते और बाद में रीजनरेट होकर दूसरा प्लानेरिया बना देते। मुंडी नहीं, इसका अगर तुमने इतना पार्ट भी काट दी ना, हाँ तो बिल्कुल इतनी खतरनाक, वो बोलते हैं ना सिपलक के वापस से दुम आई थी तुमने काट के फेंक दिया, तो बोलते हैं ना सिपलक की तुम काटो वापस से आएंगी, तो इसका मतलब क्या कि उसने अपनी और वो गिरगिट की आंख फोड़ दो तो वो उसमें भी रीजनरेट उसके आंख में रीजनरेट सेल्स रहते तो उसके दो आंख को दोबारा वो सारे तुम बस इतना समझो अभी रीजनरेशन क्या बोलते, रीजनरेशन बोलते तो कोई एक पार्ट काट लेंगे तो उससे नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे, पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे, उसको बोलेंगे रीजनरेशन। तो इन प्लानेरिया फ्लैटवर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, सही मानों में रीजनरेशन इसमें रहता है। सिपलक में तुम्हें मुंडी काट के फेंक देंगे तो नवी सिपलक नहीं बनेगी, मुंडी के अलग उसकी अलग, हाँ दुम भले ही वापस आ गए, पूरी सिपलक बनेगी, तुमने मार डाले कचुम्बर बना दिए, सिपलक के टुकड़े टुकड़े कर दिए एकदम, और बोले नहीं अब देखो अब सिपलक बन गई, नहीं बनेगी, तो उसमें एकदम ट्रू रीजनरेशन नहीं। लेकिन इसको अगर ऐसा करेंगे ना तुम कोई भी पार्ट काटो तो बिल्कुल बन जाएगा, वो हर पार्ट, उसका बहुत अच्छा वीडियो है यूट्यूब पे, वो देखना तुम्हें, प्लानेरिया का ट्रू रीजनरेशन इन प्लानेरिया में तुम आए। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन दैट इज फ्रैगमेंट, दैट इज a fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism। यानी टुकड़ा करे हुआ ऑर्गेनिज्म ये काटी है, इसको यहाँ से काट दिए, अब ये जो टुकड़ा है उसका, ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, एक नया वाला अपना प्लानेरिया बना लेगा इस तरीके से, ठीक है, जो प्लानेरिया था एक नया प्लानेरिया बना लेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रीजनरेशन, उसने डेफिनेशन दी है रीजनरेशन का बोलते हैं। The fungi, the filamentous algae and protonym of mosses also easily multiply by fragmentation। अब फंगस भी फ्रैगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करती है, बोला क्या बोल दिया, फंगस है, फॉर एग्जांपल कोई फंगस है उसको तुमने तोड़ दी, फंगस हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, हाँ
अब फंगस को अपन जनरली मशरूम से समझते हैं, अब मशरूम को तोड़ के ऐसा फेंक दी तो मशरूम तो नहीं करती, दूसरी दूसरी जो फंगस रहती है ना वो क्या करती है, उसका अगर तुमने बीच में ऐसा काट देंगे ऐसा फेंक देंगे तो यहाँ पर एक नई फंगस उठ जाएगी, यहाँ पर एक नई फंगस उठ जाएगी इस तरीके से। तो वो भी फंगस उसने क्या क्या बोला, देखो उसने बोला अ फंगस द फिलामेंटस अलगे भी एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े करने से वो फ्रेगमेंटेशन ये भी पढ़ी है, ये भी रिप्रोडक्शन टाइप। हाँ तो ये सारे क्या है असेक्सुअल के थे जितने पढ़े अपन ने, असेक्सुअल बडिंग, टाइप से फ्रेगमेंटेशन और उसके बाद क्या बोले रीजनरेशन और क्या पढ़ेगा अपन ने स्पोर्स जो फॉर्मेशन। हाँ तो ये सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है, इनको अपन और डिटेल में पढ़ने वाले। अभी वो सिर्फ रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा तो उसने बोल दिया यहाँ पर अपने को इतने में कुछ भी नहीं पढ़ना, आता नहीं आता मैटर नहीं करता। यहाँ क्या समझना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या और रिप्रोडक्शन इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ के लिए तुमको सिर्फ इतना ही याद रखना है। इसका मतलब देखो यहाँ पर जो चीजें आ गई उसको तो तुमको याद रखना है, लेकिन समझना मकसद क्या है यहाँ पर कि रिप्रोडक्शन यहाँ लिखा जाना है, यहाँ पर वो किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और किस तरीके से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इस चीज को तुमको यहाँ समझना है। बाकी जो एनसीईआरटी लाइन पर उसको अपन पढ़ते हुए चलो। हाँ अगर वो समझ में नहीं आती है किस जरिए डिवाइड करते हैं। हाँ उसने एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया समझाने के लिए कि भाई देखो दो पढ़ा ना उसने, एक सेक्सुअल है एक सेक्सुअल, तो सेक्सुअल की बोल दिया कि वो तो मालूम ही रहता, अब सेक्सुअल की 4-5 टाइप बता दिया उसने। ठीक अब देखो आगे, अब अपन मुद्दे पर आ जाते हैं। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous to growth। तो हमने जो ऊपर लाइन बोले थे कि हायर प्लांट में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, कौन कौन रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों में सेम है कि डिफरेंट है? हायर में जैसे हमारी केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है डिफरेंट? डिफरेंट। लेकिन यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है, नहीं सॉरी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन हाँ वो सेम ही है। अरे भाई सेल डिवाइड करके नए सेल बनाए तो वो रिप्रोडक्शन ही हुई ना। तो वही तो ट्विस्ट है ना। अभी ऊपर क्या बोल रहे थे तुम, सेल डिवीजन को ग्रोथ बोल रहे थे, अब यहाँ क्या बोल दे रहे रिप्रोडक्शन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओरिजिन बनेगा, यूनिसेलुलर में जो सेल डिवाइड करते उसको तो ग्रोथ ही बोल रहे थे ना अपन। हाँ वही तो इसका मतलब ये कि तुम दोनों बोल सकते हैं। अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था एक सेल का, अब वो क्या ही मास बढ़ा लेंगे तो उसको तुम यही देखेंगे उसके नंबर बढ़ेंगे नहीं, इसी को ग्रोथ बढ़ेगी और इसी को तुम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। तो यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं कि क्या बोलेंगे अब इसको क्या बोलेंगे, नहीं यूनिसेलुलर में दोनों बोल सकते हैं, इसी को ग्रोथ भी बोल सकते हैं, इसी को ग्रोथ बोल सकते हैं और इसी को रिप्रोडक्शन। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दोनों बोल सकते हैं। नहीं वो नहीं, अभी उसके ऊपर आ रहा है। अभी तुम ये बात समझो, ऊपर की जो लाइन बोले थे अपन ने कि जो बड़े जानदार थे उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग, लेकिन जो छोटे जानदार है उसके अंदर सेल डिवीजन और ग्रोथ सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन दोनों सेम है। सेल डिवीजन बोल दो रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ग्रोथ बोल दो या रिप्रोडक्शन बोल दो, दोनों में सिनोनिमस यानी सेम। तो रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन ही कैसे सेम बोल, अब सेल डिवीजन हुआ या फिर ग्रोथ हुई, देखो सॉरी ग्रोथ का सेल डिवीजन नहीं, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन। अब ये एक सेल से 2 सेल बने, फॉर एग्जांपल एक सेल था, इस एक सेल से 2 सेल बने, तो अब इसको तुम चाहे इसका सेल डिवीजन बोल दो यानी ग्रोथ बोल दो, हाँ या फिर इसको रिप्रोडक्शन बोल दो कि इसमें रिप्रोड्यूस सेम है। हाँ बिल्कुल तीनों चीजें सेम। तो यहाँ सेल डिवीजन को अपन ग्रोथ ही बोलते हैं ना, तो इसलिए अपन इसको ग्रोथ ले रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन इज सिनोनिमस। ये थोड़ी समझने में बात लगती है, तुमने ग्रोथ बोल दी, एक्चुअल में तो ग्रोथ की बात कर रही, लेकिन अगर तुमने ग्रोथ बोल दी तो फिर मास का भी शक जाता ना थोड़ा, इसलिए उसने बोली कि रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन सिनोनिमस, दोनों भी सेम। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन नहीं ग्रोथ ही बोली उसने, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यानी वो नंबर ऑफ सेल का बढ़ना। ठीक है, दोनों भी सेम है। We have already defined growth as equivalent to increase in number of cells or mass। अपन ने अभी डिफाइन करे, ऊपर ही देखिए ग्रोथ दोनों भी तरीके से हो सकती है, मास का बढ़ना, सेल नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, दोनों को भी ग्रोथ बोल सकते हैं। ठीक है, hence we notice that is single cell organisms we are not very clear about the usage of these two terms। इसलिए यूनिसेलुलर में ना अब यहाँ क्या बोलना, हाँ ग्रोथ बोलना कि रिप्रोडक्शन बोलना एकदम सही नहीं मालूम है, इसलिए तो इसको ग्रोथ भी बोल सकते हैं और इसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम बोलो। 5 मिनट बचे बीच पड़ा था। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन
Further, there are many organisms which do not reproduce. तब देखो यहाँ पर क्या बोल दिया उसने कि भाई ग्रोथ है, यूनिसेलुलर में ग्रोथ रिप्रोडक्शन का गुण अलग अलग करके बोल नहीं सकते, और कौन सी टर्म यूज करना ये भी नहीं बोल सकते है ना। अपन उसको चाहे ग्रोथ बोलो चाहे रिप्रोडक्शन बोलो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब उसके अलावा क्या एक बात है रिप्रोडक्शन की खास बात क्या है, फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे, तो जरूरी है सारे ही ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस करना। जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन का हाँ कुछ नहीं हो रहा चलो देखो हाँ क्या बोला कि एक और अलग बात है, बोलता फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। म्यूस, म्यूस बोले तो खच्चर, खच्चर देखे ना, खच्चर तो तुमको मालूम नहीं होगा, खच्चर देखे तो नहीं होंगे, मालूम होगा घोड़े के जैसे दिखता थोड़ा थोड़ा, तो बोलते हैं म्यूस। और स्टेराइल वर्कर बीज, अब वर्कर बीज जो रहते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं करता। बोले तो घोड़े और गधे का मिक्सचर रहता है, तो मतलब मेल डोंकी फीमेल हॉर्स। हाँ खच्चर से जैसे खच्चर है तो खच्चर अपने से जैसे खच्चर और खच्चर मिलकर नया खच्चर नहीं बना सकते, ऐसी बात। फिर खच्चर कैसा बनेगा दुनिया? जब गधा जैसे फॉरन बोलते हो मेल डोंकी, मेल डोंकी, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स जब भी ये मिलेंगी तो क्या करेंगे, जब बनेगा खच्चर तुम्हारा, जब यहाँ पर म्यूल बन गए, बस यही उसका बनने का तरीका है। तुम खच्चर से खच्चर नहीं बना सकते, तो खच्चर को मेट करा के खच्चर नहीं बना सकते हो। जब भी इन दोनों की मीटिंग होंगी तब जाकर वो बनने वाला है म्यूल, ऐसा रहता। अब वो इनफर्टाइल है, दो अलग अलग स्पीशीज से बने हुए हैं ना, तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो कुदरत ने बना दिए, अब ये भी रिप्रोड्यूस, फिर तो खच्चर ही अलग फैमिली बन जाएगी, फिर इन दोनों को क्या रिप्रोड्यूस करके खच्चर बनाना पड़ता है, वो खुद ही खच्चर बनाते रहेंगे फिर तो, है ना। तो इसलिए जब भी रिप्रोड्यूस करेंगे तब जगह म्यूल बने, वैसा नहीं बनेगा, समझे बात। और वर्कर भी तुमने सुने होंगे कि भाई शहद की मक्खियों के अंदर 3 तरीके की रहती है, एक तो रहते उसके अंदर कौन थे ड्रोन्स जो कुछ नहीं करते, जो रिप्रोडक्शन का काम करते सिर्फ। दूसरी रहती वर्कर भी जो शहद जमा करने का काम करती है, उसके अलावा कोई काम नहीं करती, वो बच्चे नहीं देते। और रहती क्वीन, वो अंडे देती, उसको अंडे देने के अलावा कोई काम नहीं करता। तो वर्कर भी जो रहती है तो काम करती है, क्या वो जानदार नहीं है? शहद की मक्खी जानदार नहीं है? जानदार है ना, लेकिन वो रिप्रोडक्शन करती है नहीं करती। तो समझ पा रहे तुम क्या बोलना चाह रहा हूँ? रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे के अंदर रिप्रोड्यूस करते, कोई इंसान ने शादी नहीं करा तो कहाँ से रिप्रोड्यूस कर लेंगे, कर लेंगे नहीं करेंगे ना। इनफर्टाइल है, जिसने शादी करने के बाद भी उसको बच्चे नहीं हुए, है ना, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल से, तो उसको क्या अपन जानदार नहीं बोलेंगे मर गया तूने, साला ऐसा खत्म, इसका तो काम ही खत्म है, इसको जानदार ही मत बोलो, ऐसा बोल सकते हैं बेजान है इंसान नहीं करा। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई लिविंग में तो रहता, लेकिन बहुत सारे लिविंग है जो नहीं दिखाते। क्या तो मैं ऐसा बोल सकता कि रिप्रोडक्शन जो है वर्कर बीज में क्या रहती है? वर्कर बीज बोले तो काम शहद जमा करने वाली मक्खियाँ, वो अंडे नहीं देंगी, वो सिर्फ शहद जमा करते रहेंगे, उसका कोई काम नहीं। उसका अपन देखने वाले बात, उसका अभी उसको देखने पड़े तो 1 घंटा उसमें चल जाएगा अपने, इसलिए अपन बस उसको समझो, बस याद रखो। वर्कर बीज म्यूल्स और फर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, तो क्या मैं रिप्रोडक्शन को ऐसा बोल सकता, देखो क्या उसको डिफाइनिंग बोल सकता, यानी जो रिप्रोड्यूस कर रहा वही जानदार, ऐसा बोल दिया तो कभी जिसने रिप्रोडक्शन करा वही जानदार है, ऐसा बोल दिया, क्या बोल सकता? नहीं बोल सकता ना, जो रिप्रोडक्शन करता है वही जानदार है, ऐसा नहीं बोल सकता ना मैं। हाँ ऐसा बोल सकता है कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता। एक सोफा है, करकुला है, 2-3 साल के बाद में 4 सोफे हो गए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। एक चेयर है, घर पे लाए तो धीरे धीरे देखे तो पूरा रूम चेयर से भर गया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, अपना कोई ग्रो कर सकते, लेकिन हाँ ग्रोथ कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करता, तो ग्रोथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, रिप्रोडक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करते। लेकिन कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जबकि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकते हैं। क्या लगा स्टेटमेंट है तुम्हारे दिमाग में, जंबल तो नहीं बन रहा, सारी चीजें क्लियर है? तो इसीलिए इसका मतलब बोलने का मतलब ये, इसीलिए अपन ने रिप्रोडक्शन को यहाँ रखे, यहाँ नहीं रखे। क्यों? देखो ग्रोथ को यहाँ क्यों नहीं रखे ग्रोथ को, क्योंकि लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर डाल देते। तो फिर अगर हम ग्रोथ को मान लेंगे कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका मतलब फिर जो पहाड़ है उसको अपने को लिविंग मानना पड़ेगा ना फिर। तो इसलिए अपन ने ग्रोथ को माना रखे, यहाँ रखे। रिप्रोडक्शन को वहाँ क्यों नहीं रखे? क्योंकि कुछ जानदार भी रिप्रोडक्शन नहीं करते ना मेरे भाई, म्यूल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। अगर हम उनको इसको यहाँ रख देंगे तो फिर जो जिनको बच्चे नहीं उनको तो अपने को बेजान मान लेना पड़ेगा, जो मक्खियाँ उनको तो बेजान मान लेना पड़ेगा अपने को। तो ऐसा है। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organisms.
बी एन ऑल इंक्लूसिव, यानी एक आम रिप्रोडक्टिव वो नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, कोई भी बेजान चीज खुद की कॉपी नहीं बना सकती। सिंपल रिप्रोड्यूस करेंगे करिए। चलो